May I come in, sir? Yes, come in. नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए, नाम को गोपनीय रखते हुए। सर, मैं बीकानेर जिले की नौखा तहसील का रहने वाला हूं। मैंने 10वीं क्लास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोचसू से की है 2010 में, और 12वीं क्लास राजकीय बाबा छोटूनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय नौखा से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 2019 में राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से एमए हिस्ट्री से किया है। अभी मैं 2018 से लेब असिस्टेंट के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जांगलू में कार्यरत हूँ। ठीक है, आपने बीटेक करने के बाद में लेब असिस्टेंट की जॉब ज्वाइन की, जबकि लेब असिस्टेंट 12वीं पास बच्चे ज्वाइन करते हैं। जी सर। तो आपने बीटेक किया था, तो फिर इस पोस्ट के लिए आपको नहीं लगता कि उचित कदम नहीं था आपका? सर, मेरा बीटेक के दौरान ये हो गया था कि आरएस में जाना है या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी है, तो उसके लिए सभी ने मेरे को कहा कि पहले एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये लंबा प्रोसेस है। उसके लिए जॉब सिक्योरिटी और घर वालों की भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि दिल्ली वगैरह महानगरों में तैयारी करने के लिए भेजें या इतने साल भर्ती का या रिजल्ट का वेट करें। तो मैंने जॉब सिक्योरिटी और आर्थिक निर्भरता परिवार वालों से। ये चंद्रयान 3 के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? सर, पहला मुख्य अचीवमेंट तो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग है खुद की, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। और तीसरा, वहाँ के कई खनिज धातुओं की उन्होंने खोज की है, और जो लक्ष्य था रोवर का 100 मीटर चलने का, वो भी उन्होंने अचीव कर लिया। और वहाँ पानी की खोज के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। पानी की खोज की है क्या चंद्रयान 3 ने? 3 ने नहीं की है, लेकिन वो चंद्रयान फर्स्ट ने कर ली थी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उनके कुछ साक्ष्य ऐसा बता रहे। अच्छा, ठीक है। अभी स्लीप मोड में है। जी सर। तो ये स्लीप मोड से क्या तात्पर्य है? सर, अभी वो वर्किंग नहीं कर रहे हैं, उनके कोई भी एपरेटस चालू स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा में अभी रात्रि है और टेम्परेचर बहुत कम है। ओके, इसीलिए। ठीक है। इसरो भारत के आर्थिक विकास के लिए कैसे सहायक हो सकता है? सर, इसरो की इसके लिए एक अलग व्यावसायिक जो एक कंपनी है इन स्पेस नाम से, वो व्यवसायिक कार्य के लिए जानी जाती है। बाहर से जो विदेशों के या जो प्राइवेट निजी कंपनीज के ये सैटेलाइट वगैरह हो गया कि हम सैटेलाइट लॉन्च करके पैसा कमा लें, केवल इसी से तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, ये तो बिजनेस हो गया एक तरह का। लेकिन इसरो जो है भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जी सर। भले ही हम दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं या नहीं करते हैं, इन सब के बिना भी वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो इसरो के कारण बहुत डेवलप हो रहे हैं? वो सर, मौसम विज्ञान के जो या आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान होता है आर्थिक रूप से, उनकी पूर्व सूचना के लिए भी जो सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं वो कार्य कर रहे हैं। खेती बाड़ी के लिए या जो वन संरक्षण के लिए, एजुकेशन के लिए जो सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, वो भी अपना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और उनकी मुख्य भूमिका है। ठीक है, आप बीकानेर के रहने वाले हैं। बीकानेर की 2 प्रमुख चीजों को अभी जीआई टैग मिला है। जी सर। आप नाम बता सकते हैं? एक उस्ता कला को मिला है और एक कसीदाकारी को मिला है। ये उस्ता कला मृत ऊंटों की खाल पे होती है, जीवित ऊंटों की खाल पे? नहीं सर, मृत ऊंटों की खाल पे। मृत ऊंटों की खाल पे। तो इसका क्या विशेष महत्व है उस्ता कला का? कैसे की जाती है ये? मृत ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है। उसको पहले प्रोसेस किया जाता है खाद चमड़े को, उसके बाद सर, और उसी के साथ साथ अलग अलग जैसे बेल्ट वगैरह है, जो चमड़े के जितने भी उत्पाद है वो भी अश्व अनुसंधान केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपने बीटेक करने के बाद एमए हिस्ट्री किया है? जी सर। वो तो बीए करने के बाद भी कर लेते सर। आपने बताया घर वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आपने इंजीनियरिंग में दुनिया भर का पैसा खर्च किया होगा। जी सर। तो फिर आप इंजीनियरिंग में सर स्कॉलरशिप मिल गई थी मुझे, बीपीएल होने के नाते, तो ज्यादा पैसे नहीं लगे। फिर ठीक है। हिस्ट्री और इंजीनियरिंग दोनों पढ़ी आपने? जी सर। दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा? सर, अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही अच्छे हैं। बाकी मानवता की अगर सोचें तो इंजीनियरिंग से भी मानवता का भला हो सकता है, और इससे हमें जो इतिहास में पूर्व गलतियां क्या की है और आगे भविष्य में क्या रणनीति बना सकते हैं, वो सब चीजें इतिहास से सीखें।
ठीक है, चलिए मुझे इतिहास में आप कोई इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल बताइए, जो इतिहास में ऐसे कोई इंजीनियर्स हुए हैं या इस तरह के आपके साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, कोई फिजिक्स लैब में भी आप काम कर रहे हैं, ऐसे कोई काम हुए हैं? जो भी आज तक के जितने भी शोध वगैरह हुए हैं उनको हम इतिहास मान बिल्कुल सकते पीछे हैं। एंशियंट में जाइए, नाम के साथ बताइए। एंशियंट में सर अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कालिदास है, उन्होंने जो मेघदूत की रचना की थी, उसमें साइंस उसमें साइंस ये थी। मेघदूत अभी जो टेलीकम्युनिकेशन अपन कर रहे हैं उसका नाम शायद उस जमाने में मेघदूत या बादलों के जरिए संदेश भेजने वाला वो रहा होगा। और सब महाकाव्य में, रामायण वगैरह में जो रावण के जो वाहन है, राम के जो वाहन है, पुष्पक वाहन है, वो शायद सर उस जमाने में हेलीकॉप्टर वगैरह ये भी हम मान सकते। ऐसे भी चंद्रयान की इन सर ने चर्चा करी है। जी सर। इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे सूर्य ग्रहण वगैरह ऐसे कोई इतिहास में कभी कोई रिसर्च हुई हो? जी सर, आर्यभट्ट है, उन्होंने पृथ्वी की परिधि का मापन किया था और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये केपलर ने इन्होंने बताया था सर। ठीक है, चिकित्सक कौन कौन हुए इतिहास में महान? एक चरक का नाम है और एक सुश्रुत है जिनकी शल्य चिकित्सा है, एक और भी सर काफी अभी नाम याद नहीं। भारत शब्द अभी काफी चर्चा में है और भारत तो हमारा वैसे ही एक ऐतिहासिक नाम है। जी सर। इतिहास में कहाँ वर्णन मिलता है भारत? इतिहास में सर जो महाकाव्य है उनमें मिलता है, और जो अपने जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, उपनिषद है, उनमें भी भारत का नाम मिलता है। किन में तो एक आध नाम बताओ। सॉरी सर, नाम तो अभी। भगवान बुद्ध को अगर हम वर्तमान समय में देखें तो उनकी शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक है आज की तारीख में? कौन सी शिक्षाएं? सर उनकी जो कारण क्रिया का सिद्धांत है या प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका अगला परिणाम वो उस पिछले क्रिया के कारण है। कारण क्रिया सिद्धांत वो अभी वर्तमान में प्रचलित है, और उन्होंने पाखंड का या अंधविश्वास को दूर भगाने के लिए जो काम किए थे वो आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। और पाखंड, अभी आपने एक नाम यूज किया है, पाखंड खंडन किसकी किताब है? पाखंड खंडिनी पताका स्वामी दयानंद सरस्वती की। ठीक है, थैंक यू। आप लैब असिस्टेंट हैं? जी सर। गैल्वेनोमीटर बताइए। गैल्वेनोमीटर एक एपरेटस है जिसको सर्किट में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और वो धारा की दिशा बताता है कि धारा की दिशा नकारात्मक है या सकारात्मक। गैल्वेनोमीटर अमीटर और वोल्टमीटर से कैसे समान है, अलग है? गैल्वेनोमीटर को दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार करके एमीटर के रूप में भी कर सकते हैं और वोल्टमीटर के रूप में भी कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स। जी सर। देखा। और कितनी एक्यूरेसी तक, कितने डिजिट तक ये मेजरमेंट करता है? इसका अल्पतमांक होता है 0.001, तो दशमलव के बाद 2 स्थान, दशमलव के बाद तीन स्थान तक, 3 स्थान तक। वक्रता कैसे नापते हैं? वक्रता के लिए मेजरमेंट? वक्रता के लिए ये वर्नियर कैलिपर से। सॉरी सर, वक्रता के लिए ये तो गहराई के लिए है, वक्रता के लिए स्क्रू गेज है। हाँ, स्क्रू गेज है। ठीक है। एरर परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एक थ्योरेटिकल कोई वैल्यू है, एक प्रैक्टिकल करेंगे आप लैब में, एरर परसेंटेज कैसे उनके बीच में एरर है और जो सैद्धांतिक मान है इनटू 100। ठीक है, फॉर्मूला बताएंगे? प्रायोगिक मान बटा सैद्धांतिक मान। पहले डिफरेंस भी तो निकालें। डिफरेंस दोनों में डिफरेंस, सैद्धांतिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटा सैद्धांतिक मान इनटू 100। ओके। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे संबंधित है एरर से? मैं एक बार ऑब्जर्व करूं, 2 बार ऑब्जर्व करूं, ग्रेविटेशनल मुझे फोर्स निकालना, ग्रेविटेशनल जी निकालना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे संबंध है? मैं नंबर जनरली हम 3 या 5 ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से एरर परसेंटेज कम होता है। एनोड और कैथोड अंतर होता है? एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड, एनोड सर पॉजिटिव को बोलते हैं और कैथोड नेगेटिव को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के संबंध में बताइए। इलेक्ट्रॉन सर, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड पे प्रवेश करते हैं। एनोड पर सॉरी एनोड पर आते हैं और कैथोड पे, इसीलिए सर प्लस माइनस। ठीक। बीकानेर के अनूप सिंह के बारे में? महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह ने
चित्रकला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, उनका स्वर्ण युग माना जाता है चित्रकला में। वो दक्षिण भारत से जब एक अभियान पर थे, जब मूर्तियों का खंडन किया जा रहा था, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी मंदिरों से, वो अपने साथ बहुत सारी मूर्तियां जो हिंदू देवी देवताओं की थी वो बीकानेर लाई और बीकानेर जूनागढ़ के अंदर एक स्थान पर स्थापित किया, जिन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहा जाता है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय भी उन्होंने बनवाया था। लिटमस टेस्ट क्या होता है? लिटमस टेस्ट सर क्षारीयता और अम्लीयता की पहचान करने के लिए किया जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेटर से कैसे अलग है? आपने यूज किए होंगे इलेक्ट्रिकल? जी 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 सर, साइंटिफिक कैलकुलेशन में जो ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलाज है वो सारे होते हैं सर, नॉर्मल में उतने ज्यादा नहीं होते। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करेंगे? साइंटिफिक करेंगे सर, साइन थीटा कोस थीटा वगैरह उनकी वैल्यू भी वो मेजर करते हैं। सेल में कौन कौन से मेटल यूज होते हैं? सेल में जनरली जिंक और कॉपर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और सेल के टाइप? सेल के टाइप 2 होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में भी लेक्लांसी सेल, कैलोनिक सेल। डिफरेंस क्या है? प्राइमरी में सर एक बार जो रासायनिक एनर्जी विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और सेकेंडरी में दोबारा रिचार्ज कर सकते। टीवी रिमोट के सेल? टीवी रिमोट के सेल शुष्क सेल बोलते हैं जिनको, पेंसिल सेल शुष्क सेल होते हैं। टीवी रिमोट कैसे काम करता है? इंफ्रारेड वेव के द्वारा इंफ्रारेड वेव्स के द्वारा। और कौन कौन से होम अप्लायंसेस हैं जो इंफ्रारेड वेव्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं? सॉरी सर, अच्छा, सर एक बता सकता हूँ मैं, माइक्रोवेव ओवन है वो है सर, उस पे काम करता है। ठीक है, आपकी जो हॉबी है वो है कैरम प्लेइंग। जी सर। ये आपकी प्रशासन में कैसे मददगार साबित होगी? प्रशासन में इसका मुख्य काम ये होता है कि रणनीति बनानी पड़ेगी पहले, ताकि कौन सी गोटी पे स्ट्राइक करें स्ट्राइकर से, तो ज़्यादा से ज़्यादा गोटियां जो पॉकेट में जाए। इसके लिए सबसे पहले रणनीति पे काम करना होगा। उसके बाद संयमित रूप से कितना प्रेशर लगाना है ताकि वो पॉकेट से बाहर भी नहीं जाए और एग्जैक्टली पॉकेट में जाए। तो ये सब सर रणनीति बना के कार्य करना आगे बढ़ने पड़ेगा। तो आप जब प्रशासक बनेंगे तो आप बताइए कैसे क्या रणनीति बनाएंगे आप? जो भी टास्क मिलेगा उसमें सबसे पहले ये सोचूंगा कि रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज किस प्रकार से किया जा सकता है वो करूँगा। अभी अपन ने देखा था हरियाणा के अंदर जो है कम्युनल वायलेंस हुई थी। जी सर। यदि मान लीजिए कि आपके जुरिडिक्शन में वो एरिया होता और आप वहाँ एसडीएम होते। जी सर। तो आपने जैसे कैरम प्लेइंग का उदाहरण देके बताया कि आप रणनीति बनाते। जी सर। तो आप हमें थोड़ा समझाइए कि आप वहाँ उस स्थिति को कैसे डील करते हैं? सर वहाँ सबसे पहले तो मैं मौका मुआयना करता कि वो किस वजह से हो रही है, मेन वजह क्या है। उसके पश्चात मैं सभी अधिकारियों से समन्वय करके, उच्च अधिकारी और निम्नस्थ अधिकारी हैं जो, उनसे समन्वय करके और जो भी वहाँ की मेन रीजन है उन पर काम करूँ। और जो कम्युनल वायलेंस है तो उनके भी जो धर्मगुरु है और जो दूसरे पक्ष के धर्मगुरु है उनके द्वारा ये ऐलान करवाया जाएगा कि किसी भी समस्या का हल हिंसा नहीं हो सकती। इनका सर अपन समन्वय से या मिल बैठ के काम करेंगे तो भी अपन प्रगति कर पाएंगे। तो आपको क्या ऐसा आत्मविश्वास है कि यदि आप वहां होते तो ये हिंसा नहीं होती? बिल्कुल प्रशासक वहां होते तो? बिल्कुल सर। गुड। आपने इतिहास पढ़ा है, कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी जी सर। तो क्या आपके क्या विचार है इसके बारे में? क्या दोहराता है इस इतिहास? बिल्कुल सर, 100% दोहराता है। इतिहास में जो भी भूलें हुई है वो वर्तमान में हो रही है, जो भी सफलताएं हो रही है, जिस रणनीति का उपयोग करके जो अभी सफलताएं प्राप्त की है वो अभी अगर अपन अपनाए तो वैसा हो सकता है सर। और जैसे सभ्यताओं का विनाश प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुआ है, तो मैं भी सर ये अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या जो मानव के लिए या जो भी पृथ्वी जगत के लिए है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जलवायु संकट है, अगर इस पे अपन ने अभी काम नहीं किया तो हो सकता है सर जैसे प्राचीन सभ्यताओं का विनाश हुआ वैसे इस सभ्यता का विनाश हो सकता है। अच्छा, अंतिम सवाल, आप नोखा से बिलोंग करते हैं। जी सर। नोखा की जो रजाइयाँ बहुत फेमस है। जी सर। क्या कारण है वहाँ की रजाइयाँ फेमस है? सर पाव रजाई बोलते हैं उनको। उनमें सर जो हाई क्वालिटी की कॉटन है
उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर एक कवर भी लगाया जाता है सर। उस कवर से और जो हाई क्वालिटी कॉटन है उससे सर गर्माहट रहती है और इसीलिए सर। कोडम देसर भेरू जी सर बीकानेर में काफी प्रसिद्ध हैं। जी सर। क्या विशेषता है इनकी? सर कोडम देसर जी क्या सबसे पहले राव बीका जी आए थे, जब वहां से जोधपुर दरबार से उनको निष्कासित कर दिया गया था तो उन्होंने वहीं जाके आश्रय लिया था और वहीं उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी और उन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना हुई थी। ठीक है। बीकानेर की जो झील है उसमें बहुत ज्यादा गंदगी रहती है और काफी बदबू ये सब रहता है। जी सर। समुद्र की पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था हो सकता है यदि उसको साफ किया जाए, तो आप क्या सुझाव दोगे, कैसे उसको साफ किया जाए, कैसे वो स्वच्छ पानी का स्रोत बने? सर उसका नाम जो शहर के बीच में है सर वो सूर सागर नाम है। उसमें सर जो ड्रेनेज सिस्टम है उनका पानी उसमें आ रहा है। सबसे पहले सर उन नालों को अगर पृथक किया जाए और उसका जो बहाव का क्षेत्र है प्राकृतिक बहाव का, जैसे बरसात का पानी उसमें आ रहा है, उसके क्षेत्र में आने वाले जो भी नाले उनको कवर किया जाए ताकि उसका पानी उसमें मिक्स नहीं हो। अच्छा, तो फिर तो वो पानी इतना बीकानेर में बरसता ही नहीं, वो तो सूखी रहेगी। नहीं सर, पानी इतना हर बार भर जाती है सर, ड्रेनेज के अलावा भी भर जाती है सर हर बार। अच्छा ठीक है। बीकानेर का जो महल है उसका म्यूजियम की क्या विशेषता है? वहां ऐसी कौन सी चीजें जो बाकी म्यूजियम में देखने को नहीं मिलती? सर ये बाकी म्यूजियम वाली विशेषता तो नहीं बता सकता, लेकिन सर जो है वो मैं बता दूंगा। मैंने देखा है उसमें जो प्राचीन जो अस्त्र शस्त्र है वो सारे हैं महाराजा महाराजाओं के, और रानियों के जो परिधान है वस्त्र है वो सारे उसमें सहज रूप से रखे हुए हैं। और सर चाइना क्ले के जो बर्तन हैं वो भी सारे वहाँ उसी स्थिति में रखे हुए हैं सर। ओके। और शिक्षा निदेशालय कहाँ पे है राजस्थान का? बीकानेर में। कौन है अभी उसके महानिदेशक, डायरेक्टर कौन है? श्रीमान कानाराम जी है सर। ठीक, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।